देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। आपको ना एक्सेस स्पेसिफायर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्पेसिफायर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो जावा में ना चार एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। इधर मैं एक्सेस स्पेसिफायर लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। तो ये चार एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या है। पहला है पब्लिक, फिर आपका प्रोटेक्टेड होता है, देन आपका डिफॉल्ट होता है, लास्ट में होता है प्राइवेट, ठीक है। तो इनका एक्सेस क्या है। देखो, इनका ऑर्डर क्या है। ऊपर वाले स्ट्रोंगर है, ठीक है। ऊपर वाले क्या है स्ट्रोंगर, नीचे वाले क्या है वीकर, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, वीकर टू स्ट्रोंगर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा, पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड, फिर डिफॉल्ट, देन प्राइवेट, ठीक है। एक्सेस के अंदर जो इनका ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग वीक का, उसका क्या है, पब्लिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, प्रोटेक्टेड उससे कम होता है, डिफॉल्ट उससे कम होता है, प्राइवेट सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक्सेस स्पेसिफायर का ऑर्डर। और ये हम क्या करते हैं, मेथड के पहले हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें ओवरराइडिंग के लेके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम कवर करते हैं। देखो, अब यहाँ पे आया, एक तरफ आपका पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है। एक तरफ आपका चाइल्ड है, एक तरफ इनकी अलाउंस है, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसका एक रूल है, चलो देखते हैं। और देखो, पेरेंट आपका स्ट्रोंगर है। अगर पेरेंट स्ट्रोंग है, ठीक है, और चाइल्ड आपका वीक है, मतलब इसका कहने का मतलब पेरेंट का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो स्ट्रोंगर है, और चाइल्ड का वीक है। मतलब अब इसको सिंपल भाषा में समझो, आपके पेरेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अब आप सिंपल हो, ठीक है। तो जो आपके फादर बोलते हैं आप उनकी ही बात मानते हो, ठीक है। तो ओवर राइडिंग का मतलब होता है, जो चाइल्ड होता है ना वो अपने फादर की बात को क्या कर सकता है, ओवर राइड अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, समझ गए, सिंपल टर्म में। तो लेकिन क्या है, अगर पेरेंट का स्पेसिफायर मजबूत है, स्ट्रांग है, चाइल्ड का वीक है, तो यहाँ पे आपकी फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर पेरेंट का स्पेसिफायर आपका वीक है तो चाइल्ड का स्ट्रांग है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पेरेंट आपके सिंपल हैं, लेकिन आप क्या हो, जिद्दी हो, आप अपनी बात मनवाते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रांग मॉडिफायर होगा, स्पेसिफायर होगा, तो फंक्शन ओवरराइडिंग होगी, ठीक है। और दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं तो ओवरराइडिंग हमारी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का। अब एक बार इसको एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब आप ही बताओगे कि यहाँ पे ओवरराइडिंग होगी या नहीं, ठीक है। चलो, तो ये होगी मेरी क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो इसको हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। तो मैंने क्लास बनाया 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, एक मेथड बनाया मैंने, और इसमें कुछ प्रिंट कर लेता, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैंने यहाँ पे किया प्रिंट ए, ठीक है। अब एक चाइल्ड बनाते हैं, क्लास चाइल्ड, ठीक है। इसने क्या किया, एक्सटेंड किया किसको, बेस को। और इसने क्या करा, ओवरराइड कर दिया शो मेथड को, लेकिन क्या यहाँ पे मैंने यूज किया प्रोटेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ बी। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बी को प्रिंट करना। अब आप लोग को बताना है क्या यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। मेन फंक्शन बना लेते हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, चाइल्ड सी
इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और मैंने किया सी डॉट रो। अब बताओ इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो। बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए। हेलो। बी आएगा सर। क्या आएगा? बी आएगा। चलो, किसने बताया? नाम भी बता दो, किसने बताया। चाल ने। ठीक है। अब देखो, यहाँ पब्लिक है और ये क्या है? प्रोटेक्टेड। पेरेंट क्या है? पब्लिक। तो पब्लिक स्ट्रॉन्ग स्पेसिफायर है या प्रोटेक्टेड स्ट्रॉन्ग स्पेसिफायर है? पब्लिक। पब्लिक। ठीक है। ओवरराइड करने का मतलब होता है कि बच्चा अपनी जिद मनवा लेता है। ठीक है। तो क्या पेरेंट स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चा अपनी जिद मनवा पाएगा? नहीं नहीं। मनवा पाएगा ना। तो फिर यहाँ पे बी कैसे प्रिंट होगा? नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए देखो, यहाँ पे आपको फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होगी तो आपका क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है। क्योंकि आप ओवरराइड नहीं कर सकते, वीकर है ना। समझ गए? क्लियर है ये कंसेप्ट, हाँ या ना? यस यस सर। समझ में आया उपेंद्र, तनुज, राकेश? यस सर। चलो, अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे दोनों सेम कर दूं तो चल जाएगा। अगर मैंने दोनों सेम कर दिया तो आपका चल जाएगा। ठीक है, देखो कंपाइल हो गया। ठीक है, तो बी आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ये प्रोटेक्टेड है, नीचे वाला मैंने कर दिया पब्लिक। अब बताओ क्या ये चलेगा? हम्म, बोलो। चलेगा क्योंकि क्या है, चाइल्ड क्या स्ट्रॉन्ग हो गया। पब्लिक हो गया तो बिल्कुल, चाइल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ जी ठीक है, ये क्लियर है। तो ये चीज हो गई आपकी। चलिए आगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, ये सारा मैं इंटरव्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इंटरव्यू घुमा के पूछता है तो वहां पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। हम्म, देखो, अब देखो, वेन एवर अ पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास हैविंग, या यहाँ पे लिखते थे बोथ आर हैविंग सेम स्टैटिक फंक्शन। अभी तक हम नॉन स्टैटिक फंक्शन की बात कर रहे थे ना। अगर सेम स्टैटिक फंक्शन हो दोनों के पास, ठीक है, सो देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इस कंसेप्ट को? फंक्शन हेडिंग। ठीक है। अगर दोनों ही स्टैटिक है तो ये कंसेप्ट आपका फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा, फंक्शन क्या कराएगा? हाइडिंग कराएगा, कहलाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका फंक्शन हेडिंग कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर दोनों ही स्टैटिक है तो आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन हाइडिंग। ठीक है। इसको हम ओवरराइडिंग नहीं बोलते क्योंकि ओवरराइडिंग हमेशा नॉन स्टैटिक के ऊपर होती है, ऑब्जेक्ट जिनसे रिलेटेड कम होता है। ठीक है, तो जैसे ये प्रोटेक्टेड है तो मैंने क्या करें, इनको हटा के स्टैटिक बना देते हैं दोनों को। ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक को तो हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं, बताओ। तो मैंने कर दिया शो। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के, क्योंकि स्टैटिक का आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब देखो एक बार इसको कंपाइल करते हैं। जावा चाइल्ड, देखो आ गया बी। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, तो बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए अभी इस केस में? यही आएगा सर। क्योंकि ए क्यों आया? क्योंकि इनहेरिट हुआ। ठीक है, इनहेरिट होगा ना।
इनहेरिट अगर प्राइवेट नहीं है तो सारी चीजें क्या हो जाती है, इनहेरिट हो जाती है। इनहेरिट ठीक हो है, जाती क्लियर है आगे? चलो अब नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को आप बोलोगे फंक्शन हाइडिंग, ओवर राइडिंग नहीं है। ठीक है, फंक्शन हाइड हो गया। अब नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, इफ अ पेरेंट क्लास, if a parent class has made any function final, then that function can't be overridden। ठीक है, अगर आपने पेरेंट के किसी फंक्शन को क्या बना दिया, प्राइवेट फाइनल बना दिया, तो उस फंक्शन को आप ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के द्वारा। कैन नॉट बी ओवररिडन बाय द चाइल्ड क्लास। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि टू स्टॉप द फंक्शन ओवरराइडिंग, stop the function overriding, make the function final, make the function final। ठीक है, अगर आपको स्टॉप करनी है, किसी ओवरराइडिंग ना कर पाए किसी मेथड को, ठीक है, कोई भी चाइल्ड क्लास, तो उस फंक्शन को आप क्या बना दो, फाइनल बना दो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। इसको ओपन किया, ठीक है, अभी तक ये ओवरराइडिंग कर रहे थे हम, इसको स्टैटिक हटा देते हैं। यहाँ तक ओवरराइडिंग हो रही थी ना, हाँ या ना? ठीक है, अभी मैंने इसको फाइनल बना दिया। ठीक है, अब मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ इसको। ओके, अब देखो, कह रहा है ये ओवरराइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि क्या है ये, बताओ, फाइनल है। समझ में आया? एक और एरर आया कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, वो दूसरा एरर है। ठीक है, तो हम क्या नहीं कर सकते, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? है। यस सर। देखो आया, एक ही एरर, ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल है। ठीक है, अब चलो अगर मैंने इसको कुछ ऐसे कर दिया, इसको प्राइवेट बना दिया, अब बताओ क्या होगा। ये इंटरव्यू घुमाने के लिए पूछ सकता है आपको इस तरह से। इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो? देखो ये चल गया ना, क्यों चला, कोई रीजन बता सकता है? बताओ। अभी क्यों चल गया? तो रीजन क्या है, आपने इसके आगे क्या लगा, प्राइवेट। तो प्राइवेट चीजें क्या होती है, चाइल्ड को इनहेरिट नहीं होती। प्राइवेट चीजें चाइल्ड को इनहेरिट नहीं होती। जब इसको चाइल्ड को इनहेरिट नहीं हुई तो चाइल्ड के पास तो गया नहीं, तो चाइल्ड ने इसको ओवरराइड थोड़ी किया, ये चाइल्ड का अपना वाला चल गया। समझ गए? इस तरह से इंटरव्यूअर घुमाता है आपको, तो आपको घूमना नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजिली क्या कर पाओगे, हर किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, आगे चले, आया ना? यस सर। चले आगे, चलो तो आगे चलते हैं। अभी एक और कंसेप्ट आता है, उसको समझते हैं। देखो, रेफरेंस आईडी ऑफ अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, of a child class object can be put into the reference variable of parent class but vice versa is not true, is not true। in this concept is known as upcasting, और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। ठीक है, known as upcasting।
इसका मतलब क्या है, देखो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज करो मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो न्यू कीवर्ड लगाते ये क्या गया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्या होती है, एक रेफरेंस आईडी होती है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में रख सकता हूँ, ऐसे पेरेंट बी इक्वल टू, ये पेरेंट टाइप का, ये चाइल्ड का रेफरेंस आईडी। तो ये जो रेफरेंस आईडी है वो क्या है, पेरेंट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में क्या हुई, रख दी मैंने। तो इस कंसेप्ट को बोलेंगे हम अपकास्टिंग, ठीक है। अब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, अगर मैं ऐसा लिखूं चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं होता। ये होता है अपकास्टिंग, यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है अपकास्टिंग, ठीक है। अब देखो एक बार ये करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये है, यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड सी डॉट शो, ठीक है, पेरेंट में स्टोर कर दिया। अब देखो फिर से कॉल किया, देखो एरर आया, क्या आया, पेरेंट, अच्छा हमारे पेरेंट क्लास का नाम क्या है, बेस है, ठीक है, हमारे पेरेंट क्लास का नाम क्या है, बेस है। देखो चल गया, आ गया भी, यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना। सर आ गया। ठीक है, आगे चले, चलो अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मेरा अपकास्टिंग। अब जब अपकास्टिंग कर रहे हो ना, तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इस रूल को एक बार समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और कोशिश करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, जब आप अपकास्टिंग करते हो, व्हेन अपकास्टिंग इज डन, ठीक है, जब आप अपकास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक ये क्या कहता है, देन यू कैन नॉट, when upcasting is done, then you cannot access the personal methods of child class, by the reference variable of parent class, by the reference variable of parent class, ठीक है। तो अपकास्टिंग जब भी कर रहे हो तो ना, जो पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल है उससे चाइल्ड के पर्सनल मेथड को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो चाइल्ड का कोई और पर्सनल मेथड होगा तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, किससे, पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से, ठीक है। और देखो अगर if child class has overridden the parent class method, the parent class function, then always overridden method will be called. Overridden method will be called, चाहे आप पेरेंट का रेफरेंस यूज करो चाहे चाइल्ड का रेफरेंस यूज करो, ठीक है। तो हमेशा किसका कौन सा कॉल होगा, ओवररिडन कॉल होगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जब भी आप अपकास्टिंग करोगे ना, तो अगर चाइल्ड ने किसी मेथड को, पेरेंट के किसी मेथड को ओवरराइड किया है, तो हमेशा चाइल्ड वाला मेथड कॉल होगा, मतलब ओवररिडन मेथड कॉल होगा, चाहे आप उसकी आईडी को पेरेंट में स्टोर करो या उसकी रेफरेंस आईडी को चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करो, ठीक है। लेकिन अपकास्टिंग कर रहे हो तो चाइल्ड के पर्सनल मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से, केवल ओवररिडन वाला मेथड एक्सेस होगा। क्लियर है, इसको मैं प्रैक्टिकल से आपको समझाता हूँ। देखो ये शो है, ये शो है, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, अपकास्टिंग किया, यहाँ क्या किया, अपकास्टिंग किया। अपकास्टिंग करने पे यहाँ पे मुझे चाइल्ड का ये वाला मेथड एक्सेस हो रहा है या ना, बोलो, क्योंकि ये ओवररिडन मेथड है। ओवररिडन मेथड से पेरेंट में भी ये मेथड है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल को ओवरराइड चाइल्ड करता है तो हमेशा ओवररिडन मेथड कॉल होगा। तो ये मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने चाइल्ड में एक पर्सनल मेथड बनाया, तो मैंने एक चाइल्ड में पर्सनल मेथड बनाया void डिस्प्ले, ठीक है, ये बनाए, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, डिस्प्ले,
ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो सी रेफरेंस वेरिएबल है ये किस टाइप का है बताओ, पेरेंट टाइप का, चाइल्ड टाइप का है सी रेफरेंस वेरिएबल? पेरेंट। पेरेंट टाइप का ना। अब मैं देखो पेरेंट अपकास्टिंग हो रही है मेरी यहाँ पे, चाइल्ड का हाँ ऑब्जेक्ट था लेकिन मैंने क्या करा, पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में डाला। अब मैं डिस्प्ले मेथड वो चाइल्ड का पर्सनल है या पेरेंट से आ रहा है? पर्सनल है। पर्सनल है ना, ध्यान से देखो। अब मैं पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड के पर्सनल मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, रूल के हिसाब से गलती कर रहा हूँ। तो रूल के हिसाब से गलती करूंगा तो क्या बढ़ेगा, चार्टा बढ़ेगा कंपाइल, और वो क्या देगा आपको, एरर देगा। तो उसने दिया कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, लेकिन अब चलो इसको हटा देना, डिस्प्ले मेथड को क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं कॉल नहीं कर रहा। अब देखो मैंने चाइल्ड का एक पर्सनल मेथड बना दिया, वॉइड मेरा पर्सनल मेथड। ठीक है, इसमें प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। नहीं, ठीक है, अब ये इनहेरिट भी हो रहा है तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो जाएगा, और ये पेरेंट के ऑब्जेक्ट से भी क्या हो जाएगा, रेफरेंस चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल से भी कॉल हो जाएगा, और पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसको आप कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। मैंने लिखा सी डॉट मेरा पर्सनल मेथड। ठीक है, कंपाइल करते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, आपका कॉल हो गया। समझ में आया? हाँ या ना? तो पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड के पर्सनल मेथड आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको चाइल्ड के क्या पर्सनल मेथड को कॉल करना है, तो कैसे करोगे? अगर आपके चाइल्ड के पर्सनल मेथड को कॉल करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, इससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं। शॉर्टकट होगा। देखो एक और चीज हम देख लेते हैं इससे पहले। अभी तो हमने मेथड देखा, ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, डाटा शूटिंग करने की कोशिश करी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट x इक्वल टू 100। एक और कंसेप्ट देख लो, ठीक है, और यहाँ पे भी ले लिया मैंने इंट x इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डाटा एडिंग हो रही है, शटल नहीं, डाटा एडिंग हो रही है। तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम वेरिएबल है, तो क्या हो रहा है, आपका डाटा एडिंग होता है। ठीक है, अभी डाटा एडिंग हो रही है। अब मैं नीचे इसको प्रिंट करूंगा, तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट करते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी डॉट एक्स। ठीक है, सी डॉट एक्स। तो देखो कौन सा कॉल होगा, रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट का। ठीक है, तो जब आप अपकास्टिंग करते हो तो जितने भी डाटा मेंबर होते हैं ना, वो किसके किसके जाते हैं, वो पेरेंट के कॉल होते हैं। देखो आया 100, तो किसका कॉल हुआ, पेरेंट का हुआ। पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से हमेशा किसका डाटा मेंबर कॉल होगा, पेरेंट का होगा। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. चलो आगे चले। तो अब क्या करना है, अब अगर मुझे चाइल्ड का पर्सनल मेथड कॉल करना है, मैंने पहले अपकास्टिंग कर दी, हो गई मुझसे गलती। ठीक है, अब मुझे चाइल्ड का मेथड कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ से, डाउन कास्टिंग। ठीक है, अब क्या करोगे आप, डाउन कास्टिंग। ठीक, अब करेंगे हम लोग डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग क्या होती है, इसको देखो, गेटिंग बैक द रेफरेंस आईडी ऑफ, गेटिंग बैक द रेफरेंस आईडी of child class from the reference variable of parent class। तो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड के रेफरेंस आईडी को वापस हम किस में कॉपी कर लेंगे, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, डाउन कास्टिंग। क्लियर है? गेटिंग बैक द रेफरेंस आईडी ऑफ चाइल्ड क्लास फ्रॉम द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, इनटू चाइल्ड क्लास रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाउन कास्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लिखा, पेरेंट p इक्वल टू न्यू चाइल्ड,
ठीक है, तो आपको डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे चाइल्ड सी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ इस तरह से टाइप कास्ट किया चाइल्ड और यहाँ पे लिख दिया पी रेफरेंस वेरिएबल, ये हो गया आपका डाउन कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डाउन कास्टिंग कर देते हैं। तो देखो यहाँ से फिर से हमने क्या करा, डाउन कास्टिंग किया, तो सी है ना मेरा पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल, तो मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना, फिर से ऐसे लिखा चाइल्ड C2, ठीक है, इक्वल टू टाइप कास्ट कर दिया चाइल्ड में किसको, इस सी को, जो पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं कॉल करूंगा C2 डॉट डिस्प्ले मेथड, तो देखो अब आपका ये मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, देखो हो गया, समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। डेफिनेशन एक बार और बताइए। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, देखो आप डाउन कास्टिंग की बतानी है ना, अप कास्टिंग का मतलब होता है कि, पहले अप कास्टिंग बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। अप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसकी आईडी हमारी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक रेफरेंस आईडी होती है, ये हमने पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया है, तो ये क्या हो गया, अप कास्टिंग। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड की रेफरेंस आईडी है पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में चली गई है, अब यहाँ से मुझे वापस किस में लाना है, चाइल्ड में लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन कास्टिंग। तो डेफिनेशन क्या है, गेटिंग बैक द reference ID from reference ID of the child class object from the reference variable into the child class reference variable। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये C क्या था, रेफरेंस वेरिएबल किसका था, पेरेंट का। ठीक है, तो इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया चाइल्ड में, अब ये लाइन पे होगी हमारी डाउन कास्टिंग, अब मैं इससे चाइल्ड के पर्सनल मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। समझ गए हम लोग तो, हाँ ठीक है सर, समझ गए। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एनी क्वेश्चन एनी डाउट, बोलो। और यहाँ से एक चीज पता चली, अगर आपको डाउन कास्टिंग करनी है, अगर आपको डाउन कास्टिंग करनी है तो पहले क्या होना चाहिए, बोलो। कास्टिंग होनी चाहिए पहले। ये चाहिए। पहले अब कास्टिंग होगी तभी डाउन कास्टिंग कर पाओगे, समझ गए। Yes, sir. अब लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस का, वो देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का रोल देखना है, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है इनहेरिटेंस में, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो एक प्रोग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे, तो देखो एक क्लास ए है मेरी, ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया और इस कंस्ट्रक्टर में सिंपली ए प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, सिंपल प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब एक और क्लास लेते हैं, क्लास मैंने बी ली, वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, ए को। अब बी का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसे मैंने कर दिया बी प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ या ना, बोलो। नहीं। अब एक और क्लास देखो, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो तभी तो समझ में आएगा। अब क्लास सी ने किसको एक्सटेंड किया, बी को। ठीक है, अब सी का भी कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, अब इसमें भी प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी। ठीक है, अब इस क्लास में हम अपना क्या बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया मेन मेथड और मैंने क्या किया, न्यू सी। ठीक है, सी का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, अब इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ, बोलो।
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तीनों के पास अपने कंस्ट्रक्टर है और तीनों के कंस्ट्रक्टर में मैं एक एक वैल्यू मतलब स्क्रीन पे एबीसी प्रिंट करा रहा हूँ, ए में ए करा रहा हूँ, बी में बी, सी में सी। बताओ, और मैंने मेन मेथड से सी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो क्या आउटपुट आ सकता है इसमें, बोलो इसमें आएगा ए ए बी। क्या आएगा, ए ए बी या केवल एक आउटपुट आएगा? ए वाले में एक आएगा, जब बी को आप एक्सटेंड करोगे तो बी वाला ए की वैल्यू फेच करेगा, और जब सी को आप एक्सटेंड करोगे तो सी वाला जो है बी की वैल्यू फेच करेगा। तो क्या आउटपुट आना चाहिए? तो अभी हम सी को लेंगे तो सी बी से फेच करेगा। आप यहाँ से कॉल कर रहे हो ना सी से, हाँ जी। ठीक है। तो एक बार मैं रन कर देता हूँ, फिर मैं आपको उसका रीजन बताऊँ। और कोई गैस करना चाहता है जिसको जावा पहले से आती हो? तनुज, शालिनी? सर सी आएगा। नॉर्मल एबीसी आएगा ना, बस तीनों ही प्रिंट हो जाएंगे। ए बी आएगा। तीनों ही प्रिंट होने चाहिए, ए होगा पहले, बी फिर बी होगा फिर सी होगा। अच्छा, ए बी सी, ये किसने बताया? तनुज सर। तनुज। चलो देख लेते हैं इसका आउटपुट। एबीसी, ठीक है, तनुज ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब ये एबीसी क्यों आया, अब देखो इसका रीजन देखो, इसका मैं रीजन भी बताता हूँ और इससे पहले आपको एक कंसेप्ट भी सिखाता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है एक बार वो चीज आप समझो। देखो, तो देखो, जब भी वेन एवर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, तो जब भी आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले क्या करता है, इट हैज टू कॉल इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले वो किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सबसे पहले पेरेंट जाएगी फिर नॉर्मल नहीं। ठीक है, तो खुद से पहले किसको कॉल करेगा, वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को करेगा। ठीक है, इफ अगर somehow the child class constructor is not able to call immediate parent class constructor, is not able to call immediate parent class constructor, then it can't run itself, then इसका मतलब वो खुद में नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले खुद को चलाने से पहले अपने पेरेंट को चलाता है। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है, समझ गए? तो जब खुद चलने से पहले इसका पेरेंट चलेगा, ठीक है, और उसका भी कोई पेरेंट है तो वो सबसे पहले चलेगा। ठीक है, तो जैसे इस प्रोग्राम में अगर आप देख सकते हो तो ये सी है, ये यहाँ पे है, इससे पहले ये अपने पेरेंट को चलाएगा, इससे पहले पेरेंट क्या है इसका, ये बी, तो इससे लेकिन इसका भी एक पेरेंट है तो इससे पहले ये इसको चलाएगा, तो ए बी सी आपका आउटपुट आया। समझ में आया? क्या आउटपुट आपका ए बी सी आया। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजों का और आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो कैसे ध्यान रखेंगे, तो कुछ पॉइंट्स है इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या है, तो जावा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज द टॉप मोस्ट क्लास इन जावा एंड एवरी class is a child class of object, every class is a child of object class। तो जावा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा कोई नहीं है जावा में। ठीक है, जावा में ऑब्जेक्ट को आप भगवान की तरह समझ सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, चले आगे। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स है उसको आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, अब देखो इन जावा
every constructor of every child class is having a super सुपर कीवर्ड होता है, ठीक है, हैज ए फर्स्ट लाइन। तो जावा में जितने भी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है उसके फर्स्ट लाइन में क्या होता है, सुपर कीवर्ड होता है, ठीक है, हैज ए फर्स्ट लाइन। अगर आप नहीं इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन इंसर्ट करता है, कंपाइलर इंसर्ट करता है, एंड सुपर बाय डिफॉल्ट इज इंसर्टेड बाय द कंपाइलर। अगर आप नहीं करोगे ना, आप नहीं लिखोगे तो आपके बिहाफ पे कंपाइलर लिख देगा, इंसर्टेड बाय द कंपाइलर, ठीक है। आगे if you are calling a parent class constructor, आप खुद भी कर सकते हैं। if you are calling a parent class constructor from the child class constructor using a super, अगर आप खुद से भी कॉल करना चाहते हो तो आपको सुपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, आपकी पहली लाइन होनी चाहिए, हमेशा फर्स्ट लाइन में कंस्ट्रक्टर का यही होना चाहिए। तो इट हैज टू बी फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, every constructor of every child class must be able to call one constructor of the parent class। मतलब हर कोई चाइल्ड, अगर पेरेंट के पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो उसका एक कंस्ट्रक्टर तो वो कॉल करेगा, ठीक है। कॉल वन कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। ठीक है, अब सर एक बार सारे पॉइंट रिपीट कर देना। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल जब कराऊंगा तब मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब एक और पॉइंट क्या है, every constructor of every child class is having either this keyword or super in the first line, ठीक है। या तो दिस होगा या तो सुपर। अगर आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग करोगे तो आप दिस का यूज करोगे, अगर आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग नहीं कर रहे तो आप क्या नॉर्मली सुपर का यूज करते हो, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्टर एज ए फर्स्ट लाइन, ठीक है। पहली लाइन में ये चीज होंगी और कुछ भी नहीं डाला आपने, कुछ भी नहीं यूज किया, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, इफ नथिंग इज देयर देन प्रायोरिटी गोज टू सुपर। अगर कुछ नहीं डाला तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, सुपर को जाएगी, ठीक है। तो एक बार तीनों पॉइंट को देखो, तीनों पॉइंट क्या कहता है, देखो जावा के अंदर देखो सबसे पहले क्या है, चाइल्ड क्लास। यहाँ से मैं समझाता हूँ, देखो तो जावा में क्या कहता है, चाइल्ड क्लास अपने आप को चलाने से पहले अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह की क्लास है जावा में जो कि सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। तो जावा में अगर किसी क्लास का कोई पेरेंट नहीं है तो उसका पेरेंट कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सबसे बड़ी क्लास ऑब्जेक्ट है। अब जावा के अंदर जो चाइल्ड क्लास में उसका कंस्ट्रक्टर है, या तो उसकी फर्स्ट लाइन में क्या होगा, सुपर होगा, या तो आपका दिस होगा, ठीक है। अब प्रायोरिटी किसको जाती है, सुपर को। अगर आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हो तो दिस आप खुद से इंसर्ट करते हो पहली लाइन में। आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग नहीं कर रहे, आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हो खुद से, तो आप खुद भी सुपर लिख सकते हो, ठीक है।
और आप अगर सुपर और दिस कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसमें सुपर लिख देगा, ठीक है। और एक और पॉइंट, अगर आपके पेरेंट क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो आपका चाइल्ड क्लास एटलीस्ट आपके पेरेंट क्लास के एक कंस्ट्रक्टर को जरूर कॉल करेगा, ठीक है, खुद से। सो ये क्या है, जावा का रूल है। तो अभी मैं आपको ना जो मैंने ये आउटपुट बताया, ठीक है, ये प्रोग्राम बताया, तो अब यहाँ पे एबीसी कैसे आया ये आपको पता चला? ये सर पेरेंट चाइल्ड ऑर्डर होता है। पेरेंट चाइल्ड ऑर्डर आया कैसे? तो देखो बिहाइंड द पिक्चर क्या चीज हुई वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। सर चेनिंग वैसे कब करनी चाहिए? कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम नॉर्मली तब करते हैं कि मान के चलो हमें ना बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, और लेकिन जब हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मतलब किसी मेथड को या कहीं पे, तो वहां पे क्या है, कभी कभार हमें क्या सारे नहीं चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी बहुत सारे चाहिए, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, चेनिंग कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास 10 कंस्ट्रक्टर है, तो किसी जगह हमें क्या है, केवल एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, किसी जगह 4 कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, चेनिंग को यूज कर सकते हैं। तो 4 के बीच में हम चेनिंग लगा देंगे, जहाँ हमें सिंगल चाहिए वहाँ सिंगल कॉल कर लेंगे, और जहाँ पे हमें चारों के रिसोर्सेज चाहिए तो हम वहाँ पे क्या है, चेनिंग वाला कॉल कर लेंगे, तो जिससे चारों कॉल हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर मेरी क्लास में मान के चलो 15 से 20 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, डाटा मेंबर्स है, तो मुझे सारे के सारे एक कंस्ट्रक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ, और जहाँ कॉमन सेट की चीजें चाहिए वहां पे उनको चेंज कर सकता हूँ। समझ में आया? यस सर। अब देखो इसका साइज बड़ा करते हैं, ठीक है। अब मैं ये समझाता हूँ, देखो अब आपने यहाँ पे, अब आपने क्या करा, यहाँ पे ध्यान से समझना कैसे चल रहा है, एबीसी कैसे आया। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये आपका मेन मेन मेथड ही है, ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूशन ये इसके पास आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको, ये क्या है, सी, इसका ये देखिएगा इसका कोई पेरेंट है, हाँ जी, इसका पेरेंट क्या है, बी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आपने दिस तो लिखा नहीं है ना, ना सुपर है, दिस भी नहीं है, सुपर भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो और इसके अलावा इसके पास और कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, दिस दिस भी नहीं है, सुपर भी नहीं है, ठीक है। और ये मैचिंग इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास आया, तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, इसका एक पेरेंट है ना। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, देखो दिस या सुपर कुछ भी अगर आपने खुद से नहीं लिखा, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी फर्स्ट लाइन में सुपर इंसर्ट कर देगा, ऐसे लिख देगा सुपर, ऐसे खाली, ठीक है। अब जैसे इसको ये मिला, ये तुरंत इसके पेरेंट पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ है फर्स्ट लाइन में, नहीं है, तो कंपाइलर फिर से यहाँ पे एक सुपर लिख देगा, ठीक है, इस तरह से खाली वाला, और फिर ये इसके पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, तो कंपाइलर फिर से सुपर लिख देगा, ठीक है, वो किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास में, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर में। तो वहां कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो पहले ए चला, फिर बी चला, फिर सी चला, तो आपका आउटपुट क्या है, ए बी सी। समझ में आया, हाँ या ना, ये बताओ, यस सर। बोलो क्लियर है? Yes, हाँ sir. जी। शालिनी, हम कम, फाइल समझ में आया? हाँ सर क्लियर है। चलो, यस सर। अब इसी में थोड़े बहुत हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास मेरा ए है, ठीक है, ये बी है, बी में एक और कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया बी, एंड एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ मैं क्या प्रिंट कर दूं, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी प्लस जो भी एक्स की वैल्यू वो प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली सुपर कॉल कर देता हूँ, ठीक है, खुद से मैंने कर दिया। अब सी है, सी में भी एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सी इंट एक्स, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंटलन सी प्लस एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। और इसकी फर्स्ट लाइन में लिख दिया मैंने सुपर 100, इसकी फर्स्ट लाइन में लिख दिया सुपर ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके यहाँ पे आउटपुट लिख दिया सुपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉल किया ये। अब इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए आप बताओ। देखो सिंपल ये वाला कॉल किया मैंने, ठीक है। अब इस केस में क्या आउटपुट आएगा आप बताओ। ये देख लो, ये ए है, ए में एक सिंगल कंस्ट्रक्टर है, ये बी है और सी है। तो ए में तो एक ही आउटपुट प्रिंट होने वाला, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। बी और सी देख लो आप, क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ इस केस में। आपने एम्प्टी वाला कॉल किया है, बताओ बोलो क्या आउटपुट आना चाहिए। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, बताओ इस केस में क्या आउटपुट होगा। बोलो। ए बी एक्स और ए आएगा, देन बी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो 0 होगी ना एक्स की वैल्यू। हम्म, सॉरी क्या होगा कोई बताना चाहेगा। तरुण आप बताओ, तनुज। सर ए बी एक्स आएगी, फिर सुपर पे 100 डाला है तो एक्स। चलो आप गैस करते तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ए बी प्लस 100 और सी, ठीक है। ए बी प्लस 100 और सी। एक मिनट सर क्वेश्चन करना। ए बी प्लस 100 सी, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे आया। यहाँ मैंने स्पेस, अच्छा यहाँ पे भी ऐसे ही डाल दिया, इसलिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, ठीक है। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, ए बी प्लस 100 और सी आया, कैसे आया तो इसको ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल है। इसकी वैल्यू सही कहाँ से है? ठीक है, ये प्रोग्राम प्रोग्राम तो दिख रहा है सबको। देखो ये कॉल किया तो ये गया मैचिंग, मैचिंग किसके पास गया, इसके पास गया। इसको फर्स्ट लाइन में क्या मिला, सुपर 100, तो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ना 100, तो ये पेरेंट के पास जाएगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर देखेगा कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है मेरे पास जो कि कोई पैरामीटर ले रहा है इंट टाइप का है, बिल्कुल। तो इस वाले के पास आया, इस सेकंड वाले के पास, ठीक है। अब इसको फर्स्ट लाइन में सुपर मिला खाली वाला, ठीक है। तो ये इसके पास गया, तो यहाँ से ए आया, फिर हमारे यहाँ से आया ना बी, और ये एक्स में क्या पास किया था कॉल करते वक्त 100, तो यहाँ पे बी 100 प्लस एक्स, ठीक है। तो बी प्लस 100 आया, फिर लास्ट में आया सी। क्लियर है, यस आया सर, ना, वो यहाँ से ठीक है। उठाया। समझ आया सबको। चलो ये हो गया, अब इसका बताओ। अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया सी 0, अब बताओ क्या आएगा इस केस में। इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए। वो सिंपल सा है, अगर मैं इसको रन करूं तो बस एक वैल्यू चेंज हो जाएगी मेरी। क्या आया, ए बी सी प्लस 0 आ गया, ठीक है। कैसे आया तो एक बार यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो ये आउटपुट आया कैसे, अरे यार, देखो
अब ये वाला देखो, इस बार क्या है, पैरामीटराइज मैंने पास किया है, पैरामीटराइज पास किया तो ये गया पैरामीटर वाला दे गया, ये रहा। एक्स की वैल्यू क्या पास की, 0। तो इसको फर्स्ट लाइन क्या मिली, एक्स मेरे पास यहाँ पे 0 है, फर्स्ट लाइन सुपर खाली वाला, तो खाली वाला देखेगा नॉन पैरामीटराइज है इसके पास, तो यहाँ पे बी। अब इसमें मैंने कुछ डाला हुआ है, लेकिन इसके ये भी क्या करेगा, पेरेंट। जब कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इंसर्ट कर देगा सुपर, तो ये इसके पास गया एंड ए प्रिंट हुआ, ये यहाँ से इसके पास आया तो बी प्रिंट हुआ, और सी में क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, C+0, तो C+0। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट। क्लियर है?